नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब। मैं फिजिक्स का छोटा सा टीचर आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा। ठीक है, रोलिंग चल रहा है हम लोग का। आज कौन सा चौथा लेक्चर है? पांचवा, फिफ्थ लेक्चर है आज, है ना। पिछले लेक्चर में शायद मैंने एक सवाल दिया था जिसमें एक सॉलिड सिलेंडर पे एक स्ट्रिंग रैप हुई हुई थी। उस सवाल को डिस्कस करते हैं। प्लीज एक जरूरी काम कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। जिन भी बेचारे बच्चों को रोलिंग में प्रॉब्लम आ रही है आप उनको फॉरवर्ड करिए। क्या आपके ऐसे दोस्त हैं जिनको रोलिंग नहीं आता? अगर हाँ इसका जवाब है तो कृपया कर उन्हें फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। जो हम लोगों ने एक कल सवाल दिया था मैंने आपको, उस सवाल को सॉल्व करते हैं। उस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट डील करता हूं। कल शाम को लेक्चर के बाद एक मासूम सा बालक मेरे पास आया। उसने मेरे को पूछा कि यार सर ये बताओ कि आप है ना टॉर्क एनालिसिस जो कर रहे हो ना वो हमेशा वो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हो, किसी और पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं कर रहे? टॉर्क एनालिसिस जो टॉर्क ले रहे हैं टॉ नेट इज इक्वल टू आई अल्फा, वो सीओएम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वहां पे ज्यादा इजी पड़ता है, फालतू का झंझट नहीं होता। बट मैं कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करता हूं वहां पे, कॉन्सेप्ट आपको मैं वहां पे डिस्कस करता हूं, समझिएगा, समझिए। सपोज उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं पहले कि हम लोग टॉर्क एनालिसिस जो कर रहे हैं वो हमेशा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं। बहुत आसान सा सवाल एक देता हूं मैं। सपोज ये एक सॉलिड सिलेंडर है। क्या ये सॉलिड सिलेंडर? इस सॉलिड सिलेंडर का जो मास है वो m है एंड रेडियस कितना है r। मास कितना है m एंड सॉलिड सिलेंडर का जो रेडियस कितना है वो कितना है r। आगे बात समझ में? ठीक है। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्योर स्लिपिंग है क्या? हाँ ठीक है, प्योर स्लिपिंग दे दूं? नहीं दे रहा। मैं बोल रहा हूं यहां पर टॉप पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है F। टॉप पॉइंट पर कोई फोर्स लग रहा है F। टॉप पॉइंट पर कोई फोर्स लग रहा है F। फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं बोल रहा मैं अभी यहां पर। टॉप पॉइंट पर अगर कोई फोर्स लग रहा है F तो ये बॉडी जो है A एक्सेलरेशन से आगे जा रही है और अल्फा एक्सेलरेशन से, एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही है। आगे बात समझ में? तो हम लोगों ने दो चीजें यहां पे निकाली थी। F इजिकल टू कितना होगा? अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बात करूं तो देखिए बॉडी किधर आगे मूव कर रही है, क्या बॉडी आगे मूव कर रही है तो F एक्सटर्नल इजिकल टू कितना हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? F बाय m। एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? F बाय m। दूसरा अगर मैं टॉर्क का बात कर लूं, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए हम लोग को पता है mg लगेगा यहां पर, नॉर्मल लगेगा यहां पर, ये पॉइंट हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं बात करूं टॉर्क का इक्वेशन का बात करूं, टॉर्क अबाउट COM, तो मैं सेंटर ऑफ मास पे जाकर बैठा। तो एक बात बताओ, mg और नॉर्मल का टॉर्क तो कितना हो गया? 0। ये हो गई इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। सेंटर ऑफ मास से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? r। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट F का टॉर्क कितना हो जाएगा? F इंटू r। कितना हो जाएगा? F इंटू r। हाँ या ना बोलो यार, समझ में आया? F r इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू अल्फा। समझ में आ गया क्या? तो ये हो जाएगा F इंटू r। सेंटर ऑफ मास के अबाउट सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? mr स्क्वायर बाय 2। तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। है बेटा, समझ में आया? तो यहां से r कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से जो आपका अल्फा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2f अपॉन m इंटू r। अरे रे रे रे, लिखा सही लिखा क्या? 2f अपॉन mr। आगे बात समझ में? क्या कैलकुलेशन में मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं की है? तो यहां पे जो अल्फा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2f अपॉन mr। ऐसा हम लोगों ने किया था और यहां पे सारा काम क्या किया था हमने? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। पर यार कोई जरूरी नहीं है, मैं किसी और पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क का इक्वेशन लिख सकता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये वापस से अपना सॉलिड सिलेंडर हो गया, थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि चीजें समझ में आए। ये वापस से अपना सॉलिड सिलेंडर हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। इस बार
ये जो टॉप पॉइंट है, इस बार ये जो टॉप पॉइंट है, इस टॉप पॉइंट के अबाउट में टॉर्क एनालिसिस लेता हूं, टॉप पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लगाता हूं। ठीक है, तो देखिए सेंटर मास का एक्सप्रेशन कितना है, ए, ये तो पक्की बात है। यहां पर हम लोग को पता है mg लगा था ऐसे, नॉर्मल लगा था ऐसे, पक्की बात है। और इस वाले पॉइंट पर f लगा था ऐसे। ठीक है, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार में इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लगा रहा हूं, और जो बॉडी है इस पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने कितना बोल दिया, अल्फा। कितना बोल दिया, अल्फा। अब क्या चेंजेस आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात करता हूं? तो देखो बेटा mg का टॉर्क कितना है, 0, क्योंकि वो इससे पास हो रहा है। नॉर्मल का टॉर्क कितना है, 0, वो इससे पास हो रहा है। फोर्स का टॉर्क कितना है, 0, वो भी इससे पास हो रहा है। तो बॉडी को घुमा कौन रहा है, अरे कौन घुमा रहा है बॉडी को? तो जब हम इस पॉइंट पर जाकर बैठ जाते हैं, इस पॉइंट पर जाकर हम लोग बैठ जाते हैं, तो ये पॉइंट तो एक तरह से हमारे रेस्पेक्ट में मान के चलो रेस्ट में आ गया। तो हमें सेंटर ऑफ मास में क्या लगाना पड़ेगा, सूडो। क्या लगाना पड़ेगा, सूडो। तो एक तरह से ये पॉइंट फ्रेम हो गया। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन यहां पर देखो, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ध्यान दीजिए, क्या इस पॉइंट का एक्सेलरेशन यहां पे a प्लस आर अल्फा होगा क्या? इस पॉइंट का एक्सेलरेशन यहां पर a प्लस आर अल्फा होगा। यानी यहां पे अगर इस पॉइंट पर जाकर बैठते हैं तो ये पॉइंट मेरा फ्रेम हो गया। तो इस फ्रेम का आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a प्लस आर अल्फा। तो मुझे सेंटर ऑफ मास में क्या लगाना पड़ेगा, एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पक्की बात है, या अपोजिट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास पे जो मैं सूडो लगाऊंगा तो जो फ्रेम है उसका एक्सेलरेशन किधर है, आगे की तरफ कितना है, a प्लस आर अल्फा। अरे है क्या बाबा, a प्लस आर अल्फा। तो यहां पे सूडो लगाऊंगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a प्लस आर अल्फा। आगे क्या बात समझ में, आगे क्या बात समझ में। अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट ए, तो देखिएगा टॉर्क अबाउट ए, टॉ ए इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए इंटू अल्फा। है ना, बोलो यार, टॉ अबाउट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए इंटू अल्फा। टॉ अबाउट ए, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, आर हो गई क्या? तो यहां से फोर्स हो जाएगा m इंटू ए प्लस आर अल्फा, है ना, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी आर्म लेंथ कितनी हो गई, आर। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, कितना होगा? अरे भाई इसके रेस्पेक्ट में mr स्क्वायर बाय 2 होता है, प्लस इसके रेस्पेक्ट में mr स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3/2 mr स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ऑब्वियसली जिस पॉइंट के अबाउट टॉप ले रहा हूं उसी पॉइंट के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर इनटू अल्फा। आगे क्या बात समझ में, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तो यहां से हो गया m a इंटू आर प्लस m आर स्क्वायर अल्फा। ध्यान दीजिए, m a इंटू आर प्लस m आर स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3/2 m आर स्क्वायर अल्फा। सही लिखा क्या मैंने? आगे बात समझ में। तो यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना था बच्चों, पहले तो देखो यहां पे m, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया था, f बाय m आया था क्या? एक्सेलरेशन का वैल्यू मैंने डाल दिया f बाय m इंटू आर। यार एक काम करो ना, m को भी हटा दो, सारा m हटा दो और सारा r हटा दो, ठीक है। तो यहां क्या बचा, r गया, m गया, a कितना हो गया, f बाय m प्लस यहां पे हो गया r अल्फा और इधर कितना हो गया 3/2 r अल्फा। तो इक्वल टू कर देते हैं 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा r अल्फा बाय 2। तो यहां से जो अल्फा है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा
2f अपॉन एम आर। अरे क्या अल्फा सेम आ गया क्या? अरे एक ही सवाल का अलग अलग आंसर थोड़ी ना आ सकता है अलग अलग तरीकों से। तो आगे क्या यार, ये कितना आसान था, यहाँ पे कितना हम लोग को बवाल करना पड़ा। तो हम मैक्सिमम केसेस में सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ले लेते हैं क्योंकि सूडो का वहां पे नाटक खत्म हो जाता है। आगे बात समझ में, इसलिए सेंटर ऑफ मास का टॉर्क लेके काम कर लेते हैं, किसी और पॉइंट के अबाउट टॉर्क जनरली नहीं लेते हैं। फिर भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको डील किया। आया समझ में? चलिए जल्दी से उतारिए, कल वाले सवाल पर डिस्कस करते हैं। हाँ भाई देखिए, ये जो सवाल था वो कल डिस्कस कर रहा था मैं, ध्यान से देखिएगा वापस। ये एक सॉलिड सिलेंडर था, इस सॉलिड सिलेंडर में एक स्ट्रिंग रैप हुई हुई थी, ठीक है। स्ट्रिंग आगे एक मासलेस पुली से जा रही थी, मासलेस पुली के ओवर होती हुई एक M2 से अटैच थी, ठीक है। यहां पे बोला था कि सरफेस पे इनफ फ्रिक्शन है कि सरफेस और जो आपका सॉलिड सिलेंडर है उसके बीच में बिल्कुल भी स्लिपिंग नहीं है। आगे बात समझ में? तो मैंने क्या माना, सबसे पहले मैंने FBD बनाया, तो M2G लगा नीचे, टेंशन लगा ऊपर, यहाँ पे टेंशन नीचे, यहाँ पे टेंशन इधर और यहाँ पे टेंशन इधर, दोनों तरफ टेंशन सेम होगा। टेंशन सेम क्यों होगा? क्योंकि मासलेस पुली है और मासलेस पुली तो टेंशन दोनों तरफ सेम होने वाला है। आगे बात समझ में? इसका M1G क्या मास था, इसका M1 था ना, M1G लगा नीचे, नॉर्मल लगा ऊपर, बॉडी आगे जाना चाहिए, बॉडी क्या हुई, आगे जाना चाहिए। तो देखो सिलेंडर ऐसे आगे जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे, तो इसमें फ्रिक्शन लगा पीछे। समझ में आया? मैंने बोला ये वाला ब्लॉक A2 से नीचे आया और इसके सेंटर ऑफ मास का आगे की तरफ लीनियर एक्सेलरेशन कितना है, A1। सेंटर ऑफ मास का आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, A1। इतना बात समझ में आ गया। और मैंने बोला ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घुमा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मैंने आपको सेकंड या थर्ड लेक्चर में समझाया था, जो टॉप पॉइंट है उस पॉइंट का एक्सेलरेशन A1 प्लस आर अल्फा होगा। आर अल्फा घूमने की वजह से, A1 लीनियर की वजह से। लोएस्ट पॉइंट इसका आर अल्फा पीछे और A1 आगे, आर अल्फा घूमने की वजह से और A1 लीनियर की वजह से। तो लोएस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना हो गया, A1 माइनस आर अल्फा। प्योर रोलिंग है तो लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, मोमेंटरीली एक तरह से रेस्ट में होगा। तो A1 माइनस आर अल्फा कितना हो जाएगा, 0। जब A1 माइनस आर अल्फा 0 हो जाएगा तो A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर अल्फा। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे आर अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, क्या A1 लिख सकता हूं क्या? जब A1 लिख सकता हूं तो A1 प्लस A1 कितना हो जाएगा, 2A1। यानी जो टॉप पॉइंट है, समझना इस चीज को, टॉप पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2A1। तो टॉप पॉइंट जिस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, इस स्ट्रिंग का आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी A1 2A1 ही होगा। अबे टॉप पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है बेटा, वही तो स्ट्रिंग का फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। यानी स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना है, 2A1। तो नीचे की तरफ भी एक्सेलरेशन कितना होने वाला है, 2A1। यानी M2 ब्लॉक जो है नीचे की तरफ कितने एक्सेलरेशन से आ रहा होगा, 2A1 से। यानी A2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2A1। कौन सा समझ में आया क्या? तो A2 का जो वैल्यू आ गया वो कितना हो गया, ट्वाइस A1। आगे बात समझ में? काम खत्म हो गया यारो। क्या करें, ट्रांसलेशन का इक्वेशन बना ले। ये बॉडी नीचे आ रही है, M2G लगा नीचे, T लगा ऊपर। इक्वेशन क्या बनी, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 A2 इक्वेशन 1। ठीक है क्या? ये बॉडी किधर जा रही है, आगे। आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, T, और पीछे की तरफ कितना लग रहा है, F। तो आगे की तरफ नेट फोर्स हुआ T माइनस F, और इसका सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन कितना है, A1। कितना हो गया, M1 A1। ये हो गई इक्वेशन 2। समझ में आया? तो ट्रांसलेशन की दोनों इक्वेशन समझ में आ गई। अब क्या करें, टॉर्क की इक्वेशन बना लें इस बॉडी के लिए। वापस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, जैसा मैंने समझाया। तो ये जो टाउ, ये जो टी है, इसका टॉर्क कैसे लग रहा है, ऐसे, और फ्रिक्शन का टॉर्क कैसे लग रहा है, ऐसे। तो दोनों टॉर्क बॉडी को सेम साइड क्लॉकवाइज घुमा रहे। तो देखो टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन हो गया ये, एक्सिस रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, r। तो टेंशन का टॉर्क कितना हो गया, tr। पक्की बात है। ऐसी f का लाइन ऑफ एक्शन हो गया ये, एक्सिस रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, r। तो इसका टर्म में कितना हो जाएगा, f into r। और दोनों ही बॉडी को क्या कर रहे हैं, अरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो दोनों का टॉर्क का इक्वेशन हो गया tr प्लस fr इज इक्वल टू i अल्फा। यस और नो? tr प्लस fr इज इक्वल टू i अल्फा। तो यहां पे ये हो जाएगा tr प्लस fr। बॉडी किसके अबाउट घूमी है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m1 r स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। और अल्फा का वैल्यू क्या, a1
यहां से देखिए अल्फा का वैल्यू क्या A1 अपॉन आर हो जाएगा क्या बच्चों, समझ में आ गया। तो यहां से आर स्क्वायर आर और आर कैंसिल हो गया, तो T प्लस एफ इज इक्वल टू M1 A1 बाय 2, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 3। क्या बोल दिया, इक्वेशन 3। आगे क्या बात समझ में, अरे बहुत आसान काम हो गया, देख लो इधर, देख लो इधर, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दूं क्या करूं, इक्वेशन 2 प्लस 3 कर दूं, तो एफ से एफ कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2t, यहां हो जाएगा m1 a1 कितना हो जाएगा m1 a1 और यहां पे हो जाएगा m1 a1 बाय 2, तो कितना हो जाएगा 3 बाय 2 m1 a1, कितना हो जाएगा 3 बाय 2 m1 a1, तो टेंशन का वैल्यू यहां से आ जाएगा 3 बाय 4 m1 a1, काम खत्म। a2 चाहिए मुझे, उस ब्लॉक का जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है वो निकालना है मेरे को, तो इस टेंशन का वैल्यू उठाऊं और इक्वेशन 1 में डाल दूं क्या, आगे बात समझ में। तो यहां से हो गया बाय इक्वेशन 1, ये हो जाएगा m2g माइनस ये हो जाएगा 3 बाय 4 m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2, तो यहां से हो गया m2g इज इक्वल टू, अरे बाबा m1, अरे इधर तो a1 आ रहा है, तो a1 को क्या लिख सकता हूं मैं a2 बाय 2, तो यहां पे हो गया माइनस 3 बाय 4 m1, a1 को यहां से क्या लिख सकता हूं a2 बाय 2, तो ये हो जाएगा a2 बाय 2 इज इक्वल टू m2 a2, तो यहां से आपके पास जो m2g आ जाएगा वो हो जाएगा A2 मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचा M2 और यहां से हो गया 3 बाय 8 M1, आगे बात समझ में। तो यहां से ये हो गया, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा साथ में, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 M2 प्लस 3 M1 अपॉन 8, क्या सही लिख दिया क्या बेटा मैंने, तो यहां से जो A2 आ जाएगा वो हो जाएगा 8 M2G अपॉन 3 M1 प्लस 8 M2, कितना जाएगा 8 M2G अपॉन 3 M1 प्लस 8 M2। आया समझ में पूरा सवाल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम वाला बात है ही नहीं, ठीक है, जल्दी उतारिए। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। चलिए एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जेई वालों के लिए भी, नीट वालों के लिए भी, वो समझते हैं, समझिएगा। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, देखा होगा सबने क्वेश्चन देखा होगा, ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है क्या। इस इंक्लाइन प्लेन का यहां से यहां तक ये जो साइड है वो है x, ठीक है क्या, यहां से यहां तक ये जो साइड है वो कितनी है x। इस पे एक बॉडी है, इस पे एक बॉडी है जो रोल करती हुई नीचे तक आ रही है, एक बॉडी है जो रोल करती हुई नीचे आ रही है। तो आपको उसका इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड एक्सेलरेशन फाइंड करना है और ऊपर से लेके नीचे आने तक का टाइम निकालना है, ठीक है। एक जनरलाइज बॉडी ले रहा हूं और फिर वहीं से मैं कंपेयर कर दूंगा रिंग, डिस्क, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए। आई बात समझ में, मैंने जनरलाइज काम किया, मैं जनरलाइज बता रहा हूं कि यहां पे ये जो बॉडी है, इस बॉडी का मास कितना है m, कितना है m, इसका रेडियस कितना है r, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है cm(r²) अगेन। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है cm(r²) अगेन। आगे बात समझ में, तो देख लीजिए, लिख देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया cm(r²) हो गया क्या बच्चों, cm(r² का मतलब क्या, C1 तो रिंग या होलो सिलेंडर, 1/2 तो डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, 2/3 तो होलो स्फीयर, 2/5 तो सॉलिड स्फीयर, है ना। रख देंगे, वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। क्या हुआ, प्योर रोलिंग का केस बोला है इसने, क्या बोला है प्योर रोलिंग, क्या बोला है प्योर रोलिंग, यानी बिल्कुल भी स्लिपिंग नहीं है, बिल्कुल भी स्लिपिंग नहीं है।
एफबीडी बना दें क्या? सबसे पहले mg लगा इधर, है ना, नॉर्मल लगा इधर, ठीक है। इस पे जो ग्राउंड जो फ्रिक्शन लगाएगा वो ग्राउंड का फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। आगे बात समझ में? mg लिखा, n दिखा, ग्राउंड का फ्रिक्शन दिखा, फ्रिक्शन नीचे ऊपर ही लगेगा। अरे बॉडी फैसिलिटी भी नीचे आना चाहती है ना, देखो नीचे आ रही है, 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 रगड़ किधर लग रही है? पीछे। इस F की वजह से बॉडी रोल करती हुई आएगी, वरना बॉडी रोल कर ही नहीं सकती। देखिए, तो मैंने बोला इसका लीनियर एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास कितना है? A, और एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है बाबा? अल्फा। कितना है? अल्फा। आया समझ में? क्या समझ में आया? बहुत बढ़िया। अभी तक करते आए हैं क्या ये एंगल थीटा है, तो mg का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg cos थीटा इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg sin थीटा हो जाएगा क्या? अभी एक बात बताओ, बॉडी आ रही है नीचे इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड्स फोर्स कितना है? mg sin थीटा माइनस f। कितना है? mg sin थीटा माइनस f। तो यहां पे देखो कितना हो जाएगा, ट्रांसलेशन का इक्वेशन बना mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू a। दिस इज द इक्वेशन 1। हाँ या ना बोलो? समझ में आया? रोटेशन की इक्वेशन बनाए, तो देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही बना रहा हूं, मैंने बता दी ना सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्यों करते हैं, ताकि सूडो का नाटक खत्म हो जाए। ये बताया मैंने। सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0, सिर्फ किसका टॉर्क रहने वाला है? फ्रिक्शन का। तो सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रिक्शन की लाइन ऑफ एक्शन पे कितनी हो गई? r। तो इसका टॉर्क कितना हो गया? fr। कितना हो जाएगा? fr। और ये क्या I अल्फा हो जाएगा क्या? क्या ये I अल्फा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा F इंटू आर इज इक्वल टू I कितना हो जाएगा? CMR स्क्वायर। और लोएस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन बताओ यारो। A सेंटर ऑफ मास की वजह से नीचे, R अल्फा पीछे, तो नीचे की तरफ उसका एक्सीलरेशन कितना बचा? A माइनस आर अल्फा। और प्योर रोलिंग है तो A माइनस आर अल्फा कितना होने वाला है? 0। तो A का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? आर अल्फा के बराबर हो जाएगा क्या? पक्की बात है। तो यहां से अल्फा का वैल्यू डाल दिया मैंने A बाय आर। आया समझ में? R R इस पर कैंसिल हो गया, तो यहां से जो F आ जाएगा वो आ जाएगा CMA। इक्वेशन हो गई 2। आ गई बात समझ में? चलिए इस इक्वेशन 2 से F का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दूं, तो यहां से होता है mg sin थीटा माइनस F कितना हो गया बच्चों? CMA इज इक्वल टू कितना हो गया? MA। तो यहां से mg sin थीटा इज इक्वल टू MA इंटू 1 प्लस C। A से A कैंसिल आउट हो गया, तो जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? G sin थीटा अपॉन 1 प्लस C। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? G sin थीटा अपॉन 1 प्लस C। अरे बाबा अभी तक ट्रांसलेशन मोशन होता था। अरे ट्रांसलेशन मोशन होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में C कितना होता था? 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं होता था, C 0 होता था। तो इंक्लाइन प्लेन के लोग नीचे एक्सीलरेशन G sin थीटा ही तो आता था। अरे इतना ही आता था। अभी कितना आ गया? G sin थीटा अपॉन 1 प्लस C। अरे आया। अब मैंने बोला कोई बॉडी यहां से रेस्ट से स्टार्ट करी पहुंची यहां पर, कोई बॉडी यहां पर रेस्ट से स्टार्ट करी और पहुंची यहां पर, तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाँ बाबा, अरे सही लिख दिया। रेस्ट से स्टार्ट करी तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट x, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन हो जाएगा G sin थीटा अपॉन 1 प्लस C इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से जो T आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2x इंटू 1 प्लस C अपॉन G sin थीटा रूट ओवर। यानी बॉडी को जो नीचे आने में समय लगेगा वो कितना लगेगा? कितना लगेगा बाबा? 2x इंटू 1 प्लस C अपॉन G sin थीटा। समझ में आ गया क्या इतना? अब क्या, जिसका C ज्यादा, एक बार कैलकुलेशन देख लो, G sin थीटा जो एक्सीलरेशन आया वो कितना आया है? G sin थीटा अपॉन 1 प्लस C आया।
तो यहां से सीधा सीधा ये हो गया 1/2 जी sin थीटा 1 प्लस इंटू टी स्क्वायर, तो हो गया 2x 1 प्लस जी sin थीटा सही है। जिसका c ज्यादा उसको टाइम ज्यादा, जिसका c कम उसको टाइम कम। समझ में आया? तो यहां से बोल सकता हूं जिसका c ज्यादा उसका टाइम ज्यादा, जिसका c कम उसका टाइम कम। आगे बात समझ में? अलग अलग चीजों के लिए देख लेते हैं। अगर रिंग या होलो सिलेंडर की बात करूं, c कितना होता है 1। बताओ यार, सही लिखा क्या मैंने? अगर रिंग या होलो सिलेंडर की बात करूं तो c कितना होता है 1। अगर डिस्क या सॉलिड सिलेंडर की बात करूं तो c कितना होता है 1/2, यानी कितना हो गया 0.5। सही लिखा। अगर मैं होलो स्फीयर की बात करूं, c कितना होता है 2/5, 2/3, तो कितना हो जाएगा, कितना होता है ये 0.67 आई थिंक। सही है क्या? कितना हो गया 3 × 18, ठीक है बच्चा 2। हाँ ठीक है। और अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो c कितना होता है 2/5, आई थिंक कितना होगा ये 0.4। तो सबसे ज्यादा c किसका, रिंग या होलो सिलेंडर का, तो इसको टाइम सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका, होलो स्फीयर का, उसके बाद इसको, फिर किसका, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर का, और सबसे कम c किसका। तो सबसे जल्दी कौन आएगा, सबसे जल्दी आएगा सॉलिड स्फीयर, यानी t जो होगा सॉलिड स्फीयर का सबसे कम होगा। t जो होगा सॉलिड स्फीयर का वो सबसे कम होगा। उसके बाद जो t होगा वो किसका होगा, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का। उसके बाद वो आएगा। अगर चारों चीजों को मैंने एक साथ लुढ़काया तो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर आएगा क्योंकि उसका c सबसे कम है, फिर डिस्क या सॉलिड सिलेंडर आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा टी हो जाएगा किसका, होलो स्फीयर का, और उसके बाद होगा टी रिंग और होलो सिलेंडर का। यानी सबसे पहले आएगा सॉलिड सिलेंडर, फिर डिस्क, फिर होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, डिस्क, सॉलिड और सॉलिड सिलेंडर, फिर होलो स्फीयर, फिर रिंग और होलो सिलेंडर। यानी सबसे धीरे 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 पीछे पीछे कौन आता रहेगा, कौन आएगा, रिंग या होलो सिलेंडर। तो देखिए यहां पे बच्चों ने बताया, मैंने ए से एम काट दिया। देखिए अच्छा टीचर कौन, कुछ भी किसी से भी काट दे पर आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ए एज इट इज है, तो एम से एम काटा तो ए इक्वल टू कितना आया, जी sin थीटा अपॉन 1 प्लस c। ये कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि अगर मैं इन सबको एक साथ लुढ़काऊं तो सबसे पहले कौन आने वाला है, क्योंकि उसको सबसे कम टाइम लग रहा है। उसके बाद कौन आएगा, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, फिर कौन आएगा, होलो स्फीयर, और सबसे बाद में धीरे 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 पीछे 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 कौन आता रहेगा, रिंग या होलो सिलेंडर। समझ में आया? एक चीज और पूछ सकते हैं यहाँ पे कि नीचे आने पर वेलोसिटीज का ऑर्डर क्या होगा, निकाल सकते हैं। अरे इजी है यार, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी हो गई 0, तो जो v हो जाएगा वो हो जाएगा √/2। a कितना हो जाएगा, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस c इंटू एक्स। उल्टा हो जाएगा, जिसका c ज्यादा उसका बॉटम पे स्पीड कम, जिसका c ज्यादा उसकी स्पीड कम, जिसका c कम बॉटम पे उसका स्पीड ज्यादा। तो इसका उल्टा ऑर्डर आ जाएगा। आगे बात समझ में, और ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, ठीक है। एक सवाल कल के लिए दे देता हूं, एक सवाल कल के लिए दे देता हूं, उस सवाल को कल के लेके आइएंगे, कल उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जल्दी देखिए, चलिए अगला सवाल समझते हैं। कल के लेके आना, अरे नहीं ऐसे मत देखो भाई, अगले लेक्चर में कराऊंगा, ऐसे गुस्से में मत देखो। ये कि स्पूल है, यानी मंजे से लिपटी हुई गिरगिड़ी, यानी इनर सिलेंडर पे तो मंजा लपटा हुआ है और ये बाहर का एक बड़ा डिस्क टाइप मान लो। आई बात समझ में?
यहां पे ऐसे स्ट्रिंग रैप्ड है, स्ट्रिंग यहां से होती हुई एक मासलेस पुली से होती है 1 kg मास से लटकी हुई है, यहाँ पे अटैच्ड है। इनर रेडियस r है 10 सेंटीमीटर, ये आउटर रेडियस 2r है 20 सेंटीमीटर। इसका मास 3 kg है और इस ब्लॉक का मास 1 kg है, और इस स्पूल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.6 kg पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, जो लोएस्ट सरफेस है वो रफ सरफेस है, और इतना फ्रिक्शन इनफ है कि स्लिपिंग प्रिवेंट कर रहा है, स्लिपिंग नहीं है। तो आपको इसका एक्सीलरेशन a1, इसका एक्सीलरेशन a1 फाइंड करना है और इसका एक्सीलरेशन a2 फाइंड करना है। आगे बात समझ में? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जैसा पिछले कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया वैसा ही करने वाले हैं। आई होप ट्राई कीजिएगा। अगले लेक्चर यानी कल इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफी आज के लिए। आदिल खान, कैटलाइजर इंस्टीट्यूट, जय हिंद जय भारत। मिलेंगे।